Bismillahirrahmanirrahim. I'm Noman, teacher of biology from website London. Welcome back with another topic. The respiratory system of humans consists of two major parts. एक को कहते हैं air passageways and एक को कहते हैं lungs. Before going into the detail of each part, let me tell you something, and that is कि जो respiratory system है humans में वो gaseous exchange किस तरह करता है. So, the respiratory system consists of the following parts. जो two major parts हैं respiratory system of humans में वो ये है. एक को कहते हैं air passageways, एक को कहते हैं lungs. Air passageways further divided है into many parts और उसमें सबसे पहले क्या है nasal cavity, pharynx, glottis, larynx, trachea and bronchi, alveolar duct and alveoli. ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ respiratory steps जो है वो होते हैं. अगर आ जाते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को तो इसको ज़रा अभी से देख लें, हर एक पार्ट को जहन नशीन कर लें. आगे भी डिस्कस हो रहे उसके साथ आ रहे लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं. दिस इज़ द नेजल कैविटी. वे क्या है? नेजल कैविटी है. दिस इज़ द पैरिंग्स. पैरिंग्स को हम सिंपली कहते हैं बैक ऑफ द माउथ. जो कि पैरिंग्स वो पार्ट है जो कि दोनों जो फूड एंड वेंट पाइप है उसके ज़रिए से आता है. इस that is the larynx. Larynx को हम simply voice box भी कहते हैं. This is the trachea और इस trachea को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं vent pipe. This is the फिर जब trachea दोनों lungs में enter होता है तो ये दो हिस्सों में divide होता है और इसके इस division को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं bronchi. जो bronchi है वो further smaller and smaller part में divide होता है और उसको कहते हैं bronchioles. अच्छा, ये क्या है? these are the lungs. ये क्या? ये lungs हैं. lungs जो है ये एक membrane में surrounded है जिसको कहते हैं pleural membrane. We will discuss that in the later slides. और यहाँ पे एक thick muscular structure होता है उसको कहते हैं diaphragm. अच्छा, फिर ये क्या है? pulmonary veins और capillaries हैं जिसमें oxygenated deoxygenated blood की transfusion होती है. किस तरह होती है? We will discuss that later. अच्छा, ये सेम स्ट्रक्चर्स आते हैं, डिटेल से देख लें. अच्छा, अब आते हैं into the nasal cavity. What happens in the nasal cavity? Nasal cavity में क्या होता है? किस तरह का how does it help in the process of respiration? तो और वैसे है क्या? आपने डायग्राम में तो देख लिया लेकिन अभी स्टडी भी कर लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पे है. The nose encloses the nasal cavity. It opens to the outside through the openings called nostril, which is separated by a valve known as a septum. Nasal cavity comprises of the nose. जो हमारी nose है उस पे nasal cavity उसको कहा जाता है. अब जो nose है ये दो portions पे divided है जिसको उन्हीं दो portions को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं nostrils. लेकिन जिसके ज़रिए ये nose दो हिस्सों में divided है, जिस wall के ज़रिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेप्टम. अच्छा, अब इन दोनों नोस्ट्रिल्स में होता क्या है? Each portion is lined by hairs and mucus which filters dust particles and moisten the air. जैसे जो एयर है मतलब जब हम ऑक्सीजन की इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो वो इन्हीं कैविटीज़ के ज़रिए जाता है. तो जो ऑक्सीजन या जो एयर है वो जब नोज के अंदर बॉडी में एंटर होती है तो वो पहले दैट पासेस इनटू द नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स में इनसाइड हेयर्स भी पाए जाते हैं, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं. इन्हीं हेयर्स और इन म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो हेयर उसको फिल्टर कर लेते हैं. अगर ईयर्स जो है वो क्या है कि वो ड्राई है या उसका जो टेम्परेचर है वो इनसाइड टू द बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये जो म्यूकस है म्यूकस के ज़रिए वो एयर मॉइस्चर भी हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मलाइज्ड हो जाता है. फिर आता है सेकंड पार्ट दैट इज नोन एज द pharynx. The nasal cavity opens into the pharynx by means of the two small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and common to both the food and air. अब अगर हम पैरिंग्स की बात कर लेते हैं तो पैरिंग्स क्या है कि जो हमारी नेजल कैविटी है ये माउथ के अंदर भी ओपन होती है. किसके ज़रिए ओपन होती है? सो दैट इज़ द पैरिंग्स. के ये क्या है? ये इस पैरिंग्स के ज़रिए ही ओपन होती है और इसी वजह से अब ये पैरिंग्स क्या है? पैरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज होता है जो कि मस्कुलर पैसेज का मतलब कि एक मस्कुलर पाथवे है, रास्ता है जिसके ज़रिए ये एयर को लेके जाता है. कहाँ पे?
into the windpipe. और अगर हम फूड की बात करते हैं, डाइजेशन में भी इसका जिक्र होता है, तो अगर हम कुछ खाते हैं तो ये पैरिंग्स क्या करता है, तो ये उसको इससे पास होकर उसको देता है किस चीज़ में, एसोफेगस में। तो पैरिंग्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं बैक ऑफ द माउथ, और ये दोनों जो एसोफेगस है, फूड पाइप प्लस विंडपाइप, ये दोनों को एक्यूमुलेट करता है। Glottis and larynx. Glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx which leads into the larynx. अच्छा, अगर हम ग्लोटिक्स की बात करते हैं, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि पैरिंग्स क्या है, ये दोनों जो ट्यूब्स हैं उस दोनों ट्यूब्स को ये फैसिलिटेट करता है। किस तरह करता है, तो जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस एक नैरो ओपनिंग होती है, ये भी एक मस्कुलर ओपनिंग होती है, तो और इसके और मसल्स फ्लैप जो है प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम पे कहते हैं एपिग्लोटस। और उसी एपिग्लोटस का काम क्या होता है कि ये इस जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया या जो लैरिंग्स है, टॉप ऑफ द ट्रेकिया को हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं। तो जो हम अगर फूड स्वॉलोइंग करता है, तो फूड स्वॉलोइंग के जरिए ये ग्लोटिस क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है टू द एपिग्लोटस। एपिग्लोटस जो है वो उसको क्या करता है, इस वेंट पाइप को बंद करता है, और हम फूड जो है एसोफेगस में लेके जाते हैं। और सेम इज द केस विद द ईयर, कि अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर जो है एक ग्लोटिस पे एसोफेगस को कवर करता है और ईयर को लैरिंक्स या ट्रिकिया में लेके जाता है। Larynx is a box made of cartilage. It is present between the pharynx and the trachea. That is also called as a voice box. Larynx जो है ये cartilaginous structure है जो कि pharynx और trachea के दरमियान में पाया जाता है. Means that in the end of the pharynx and in the top of the trachea, इन दोनों के दरमियान पाया जाता है. इसको voice box भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो वॉइस की प्रोडक्शन होती है वो इसमें होती है. How? There are two pairs of fibrous bands known as vocal cords. जो vocal cords हैं ये small muscular fibrous bands होते हैं, और इसकी वाइब्रेशन से, इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से जो वॉइस है वो प्रोड्यूस्ड होती है. Vocal cords are stretched across the larynx. Vocal cords vibrate as uh, the ear passes through and produces a sound. जैसे ही ईयर इस के जरिए पास होते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट होते हैं, और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, और उसी साउंड की वजह से वी आर एबल टू टॉक. ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वेओलाई. अब आती है बारी किस चीज़ की, ट्रेकिया की. Trachea क्या है? Trachea is also known as a windpipe. It is about 12 centimeter long tube lies in the front of the esophagus. क्या ट्रेकिया को windpipe भी कहा जाता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बिल्कुल एसोफेगस के साथ ही ये पाया जाता है. ये बना किस चीज से है? It is composed of C-shaped cartilaginous wings which help to keep the trachea from collapsing. और ट्रेकिया कार्टिलेज स्ट्रक्चर से बना है जो कि क्या करता है, इसको आपस में कोलैप्स होने या टकराने से बचाता है, प्रिवेंट करता है. अगर आते हैं स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर को देखिए, ये यहाँ पे ये जो रीजन है इसको हम टॉप ऑफ द ट्रेकिया या इसको वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स कहते हैं. बाकी ये जो रीजन है इसको कहते हैं ट्रेकिया, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. और ये इसमें ये जो आपको नजर आते हैं ये वो सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिससे ये ट्रेकिया बनी है. अब ट्रेकिया जब डिवाइड होती है into the two lungs, जब दोनों लंग्स में ये डिवाइड होती है, दो ब्रांचेस इसके होते हैं, तो इसके इन दोनों ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकाई. ये वो ब्रोंकाई है. अच्छा, ब्रोंकाई क्या है? On entering the chest cavity, the trachea divide into two smaller tubes called bronchi. It continues to divide until lost the cartilaginous plate to make several fine tubes called bronchioles. और ये ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर होता है तो ये फर्दर और डिवीजन करता है जिसमें ये कार्टिलेज है. जब ट्रेकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में तो थोड़े से कार्टिलेज इसका लूज होता है, लेकिन जब फिर ब्रोंकाई मोर एंड मोर डिवीजन्स करती है तो इसमें कम्प्लीटली कार्टिलेज जो है वो लॉस्ट होता है, और इसके स्मॉलेस्ट पार्ट्स को जिसमें ये डिवाइड होती हैं उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. Alveolar duct and alveoli. The bronchiole end as a fine tubules called as alveolar duct. जितने ये smaller branches हो bronchioles के उसको हम alveolar duct कहते हैं. Each alveolar duct opens into a cluster of pouches called alveoli. Each alveoli is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. It is bound by a network of capillaries where the actual exchange of gases occurs. जैसे ही कि जो ब्रोंक्यूल
उसकी डिवीजन ख़त्म होती है तो वहाँ पे एक क्लस्टर प्रोड्यूस होता है और उसको हम कहते हैं एल्वेओलर डक्ट। उसी क्लस्टर में स्मॉल पाउचेस या उसमें ईयर बैग्स होते हैं और उसी पाउचेस या ईयर बैग्स को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई क्या है? ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं और इसमें जो एल्वेओलाई है या जो एल्वेलस है, इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और उसी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में इट कंसिस्ट ऑफ पल्मोनरी प्लस वेनुलर पल्मोनरी वेन और जो आर्ट्रियोल्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? ये है जो एल्वेलर सैक का। अब अगर इससे हम ये पूरा ये जो रीजन है इसको एल्वेलर डक्ट कहते हैं, इससे अगर हम ये एक ले लेते हैं तो इसको एल्वेओलाई कहते हैं। एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि ये इसमें क्या है, ये इसमें पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स जो है जो कि बाद में इनटू एट्रियोल्स एंड वेनोल्स डिवाइड हो चुके हैं और इससे कैपिलरीज बन गए हैं। अब पल्मोनरी वेन्स जो है और पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है कि पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होती हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हैं, दोबारा इसके ज़रिए हार्ट तक पहुँचती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रह गया है उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से या फिर बॉडी से आउट हो जाता है। और यहाँ पे ये एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई किस तरह है? देयर इज़ अनदर प्रोसेस जिसके ज़रिए ये पूरे स्टेप्स के ज़रिए ये सब कुछ होता है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रीदिंग। अच्छा, अगर हम ब्रीदिंग को स्टडी करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को स्टडी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्टडी करना है किस चीज़ को? स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को, कि लंग्स जो है किस तरह इसमें यह सब कुछ जो है होता है, मतलब ये क्या चीज़ है। There is a pair of lungs in the thoracic cavity. जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उसमें पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। पेयर मीन के 2 लंग्स पाए जाते हैं। जो चेस्ट कैविटी है उसको हम thoracic कैविटी कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जो चेस्ट वाल है ये इट इज़ मेड ऑफ 12 pairs of ribs and the rib muscles called intercostal muscles। जो हमारी चेस्ट है ये बनी है किस चीज़ से? 12 pairs of ribs है और intercostal muscles। जो रिब्स के दरमियान पाए जाते हैं उन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अच्छा, A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs। और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका अगर किसी को याद पड़ना है, अभी मैंने पहले उस डायग्राम में जिक्र किया था कि एक थिक मस्कुलर प्लेट स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायफ्राम। तो वो भी इस लंग्स के नीचे ही प्रेजेंट होता है। Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer and inner pleural membrane। और जो लंग्स हैं उस लंग्स में एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी पाया जाता है जिसको कहते हैं pleural membrane। और इस pleural membrane का क्या है कि इसमें दरमियान में काइंड ऑफ फ्लूइड पाया जाता है जो कि इसके मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। अच्छा, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चर है, दीज आर द 2 lungs, these are the rib cage and these are the intercostal muscles. This is the pleural membrane. You can see that in a detail here. We have discussed in the other slide that there are pleural membranes, the inner and the outer membrane. Here is the outer membrane are also known as the parietal membrane, and the inner membrane are also known as the visceropleural membrane. Between these 2 membrane there is a space known as the pleural space, and these 2 membrane produces a pleural fluid which is found in this space, and the fluid help in the contraction and expanding of the lungs into the specific shapes during the process of breathing. अच्छा, mechanism of breathing है। The mechanism of breathing consists of 2 major processes, major steps। एक है inspiration और inhalation, दूसरा है expiration और exhalation। Inhalation में क्या है? Inhalation or inspiration, the intercostal muscle relax, external intercostal muscles contract, rib cage moves upwards and outwards, diaphragm contracts and flattens,
and volume of thoracic cavity increases, pressure in alveoli decrease and air moves in। मतलब है कि जब इनहेलेशन होती है तो इनहेलेशन में क्या है कि जो रिब्स हैं वो रिब्स थोड़े से ऊपर से आ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो रिब केज के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो डायफ्राम है वो डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है और थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जो ये रीजन है ये चेस्ट का, जो चेस्ट वॉल्यूम है या जो चेस्ट कैविटी है वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसकी इंक्रीज की वजह से जो लंग्स हैं उस लंग्स में जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, और इसकी रिडक्शन की, उसकी डिक्रीज की वजह से जो सराउंडिंग एयर है उस विद हाई प्रेशर वो इनसाइड आ जाती है, जिसकी वजह से दैट मूव्स इनटू द mean that it get the air into the alveoli, और जो एक्सचेंज है वो वहाँ पे हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन का कि इसमें एयर इनसाइड जाती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द लंग्स। दूसरा जो स्टेप्स है इनहेलेशन मीन्स के इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुका है। अब दूसरा जो स्टेप है ये क्या है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट, external intercostal muscles relax, rib cages move downward and inwards, diaphragm relaxes and moves upward, volume of thoracic cavity decreases, pressure in the alveoli increases and air moves out। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? जो thoracic cavity है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर alveoli या लंग्स में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनसाइड एयर है वो बाहर की तरफ आ जाती है, और जो इनसाइड एयर है इसी प्रेशर की वजह से दैट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं वो इन एयर पैसेजेस के जरिए आउट कर लेते हैं, चेंज करते हैं विद द एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते हैं। तो दीज आर द टू मेजर स्टेप्स के जिसके जरिए ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेसेस इन द एयर पैसेजवेज एंड द लंग्स टू मेक इट हैपन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के गैसियस एक्सचेंज को यकीनी बनाने के लिए ये दो मेजर पार्ट्स जो है एयर पैसेजवेज के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और जो लंग्स हैं इसकी ये प्रोसेस या इसका जो फंक्शन है उसी से ब्रीदिंग का प्रोसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ह्यूमन में इस तरह का होता है, क्योंकि ह्यूमन की जो है वो थोड़ी सी मतलब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो है वो भी कम्प्लेक्स हैं। के जो अच्छा अगर बात करें उसका जो ब्रीदिंग रेट है और ब्रीदिंग रेट इसका जो नॉर्मल कंडीशन है या रेस्टिंग पोजीशन जो है उसमें क्या है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है, और अगर ये ज़्यादा जितना इंक्रीज होता है मतलब जो रनिंग है या अदर जो हैवी एक्सरसाइजेज हैं तो उसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ ब्लड फ्लो और हार्ट बीटिंग जो है वो भी इसके साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। और ये फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको फिर देख लें। एयर इज इनहेल्ड और इनहेलेशन के स्टेप्स हैं, और एक्सहेलेशन के स्टेप है कि एयर गेट आउट ऑफ द प्रोसेस है, और ये कि गैसेस मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इंस्पिरेशन रिब केज एक्सपेंड एज रिब मसल्स कंट्रैक्ट, जब रिब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो thoracic कैविटी तो एक्सपेंड हो जाती है, वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाती है, और इसी की वजह से लंग्स में प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी डिक्रीज की वजह से आउटसाइड एयर जो है वो इनसाइड चली जाती है। एक्सपिरेशन की बात करते हैं या इन एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि रिब केज जो है वो स्मॉलर होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, मसल्स भी रिलैक्स्ड होते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स्ड होता है, और जो प्रेशर है इन द लंग्स वो इंक्रीज हो जाता है और आउटसाइड तक वो लेके आता है, तो इसमें जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। एंड दैट वाज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उसमें इस तरह का गैसियस एक्सचेंज होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। We'll catch you with another topic inshallah soon. Hope this can help you या शायद ये आपके काम आ सकें। क्लासरूम के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है, आई टू आई कंटेक्ट वो नहीं हो पा रहा कि एट द टाइम जो कन्फ्यूजन या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन है वी विल डिस्कस दैट लेटर इन द क्लासरूम इंशाल्लाह विद मोर डिटेल्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, थैंक यू।